इस वक्त तुम्हारी सर्कल में कोई है, कोई जिसके शब्द तुमने याद कर रखे हैं, कोई जिसकी मौजूदगी तुम्हें सुकून देती है, कोई जिस पर तुम अपने राज बिना सोचे सौंप देते हो। और हो सकता है वही इंसान सबसे बड़ा, सबसे एक्सपर्ट झूठा हो जिस पर तुमने कभी शक तक नहीं किया। डरावनी बात झूठ नहीं होती, झूठ तो सिर्फ एक हरकत है। तोड़ने वाली चीज वो एहसास होता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा भरोसा तुम्हारी आंखों के सामने मैनिपुलेट किया जा रहा था और तुम सब कुछ देखकर भी कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, झूठ कभी चुप नहीं रहता, झूठ चीखता है। मसला यह है कि ज्यादातर लोगों ने कभी उस चीख की भाषा सीखी ही नहीं। आज तुम जानोगे कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। और सबसे जरूरी, तुम 4 ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स सीखोगे जो सामने वाले से सच निकलवा लेती है, बिना सीधे सही सवाल पूछे भी। पॉइंट 1, धोखे की अंदरूनी मशीनरी को समझना। झूठ की सच्चाई ये सिर्फ शब्द नहीं होते। जब कोई इंसान तुमसे झूठ बोलता है तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि उसने बस कोई गलत बात कह दी। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। झूठ कोई सिंपल स्टेटमेंट नहीं होता, झूठ असल में एक पूरा परफॉर्मेंस होता है। ये एक ऐसी प्रोडक्शन है जो एक साथ दिमाग के कई ट्रैक्स पर चल रही होती है। इस वक्त जब कोई इंसान तुमसे झूठ बोल रहा होता है, उसके दिमाग के अंदर एक साथ 3 बेहद जरूरी चीजें चल रही होती हैं। और जैसे ही तुम इन तीनों को समझ लेते हो, तुम्हें पहला बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। पॉइंट ए, 3 स्तरीय मानसिक ऑपरेशन लेयर 1, सच्चाई का बोझ। झूठ बोलने वाला इंसान असली सच को अपने अंदर पकड़े रहता है। उसे दबाकर रखना पड़ता है, छुपाकर रखना पड़ता है, लॉक करके रखना पड़ता है, क्योंकि बिना असली सच को जाने कोई भी बिलीवेबल झूठ बनाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए सच हमेशा वहां होता है, हमेशा मौजूद, और यही मौजूदगी दिमाग के अंदर लगातार प्रेशर बनाती रहती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम खुद से कहो कि सफेद हाथी के बारे में मत सोचो। जितना ज्यादा उसे दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में जगह घेरता जाएगा। लेयर 2, निर्माण की प्रक्रिया। इसी के साथ साथ दिमाग झूठी कहानी बना भी रहा होता है। सिर्फ सोच नहीं रहा होता, एक्टिवली उसे इंजीनियर कर रहा होता है। कौन सा डिटेल डालना है, कौन सा समय बताना है, किस कंटेक्स्ट में कहानी फिट बैठेगी, और हर एलिमेंट दूसरे से लॉजिकली जुड़ा हुआ लगे। ये कैजुअल प्रोसेस नहीं है, ये मेंटल आर्किटेक्चर है, और इसमें भारी कॉग्निटिव एनर्जी लगती है, इतनी कि दिमाग के दूसरे कामों से रिसोर्सेज खिंच जाते हैं। लेयर 3, निगरानी सिस्टम। और जब ये सब चल रहा होता है, वो तुम्हें ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन पढ़ रहा होता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्कैन कर रहा होता है, हर छोटी माइक्रो एक्सप्रेशन देख रहा होता है। कहीं शक तो नहीं हुआ, कहीं डिसबिलीफ तो नहीं दिखा। ये पैरानोया नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि उसकी पूरी ऑपरेशन एक ही चीज पर टिकी होती है, तुम्हारा विश्वास। क्रिटिकल इंसाइट। असली टेंशन कहां रहती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने की टेंशन झूठ गढ़ने में होती है, लेकिन सच ये है कि टेंशन वहां नहीं होती। असली टेंशन वेरिफिकेशन में होती है। झूठ बोलने वाले का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि क्या मैं एक अच्छी कहानी बना पा रहा हूं। उसका असली डर होता है, क्या ये इंसान मेरी बात पर भरोसा कर रहा है। यही वो जगह है जहां उसकी ज्यादातर मेंटल एनर्जी खर्च हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान अपनी बात पर उतना फोकस नहीं कर रहा होता जितना इस पर कर रहा होता है कि तुम उसकी बात कैसे ले रहे हो। नतीजा क्या निकलता है? एक खतरनाक कमजोरी। उसका ध्यान बंटा हुआ होता है, मुंह शब्द बोल रहा होता है, लेकिन दिमाग 2 हिस्सों में बटा रहता है। एक तरफ झूठ को संभालना और दूसरी तरफ तुम्हारे चेहरे से ये पढ़ना कि तुम उस पर विश्वास कर रहे हो या नहीं। यहीं पर झूठ बोलने वाला सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। पॉइंट 2, इमोशनल बनाम नैरेटिव आर्किटेक्चर। क्यों भावनाएं बाहर निकल जाती हैं लेकिन फैक्ट्स सुरक्षित रहते हैं? न्यूरोसाइंस ने एक ऐसी बात रिवील की है जो पूरा गेम बदल देती है। जब कोई इंसान तुम्हें सच बता रहा होता है तो उसका दिमाग एक साथ कई न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है। सच सिर्फ एक याद नहीं होता, सच एक अनुभव होता है जो उसने जिया होता है। उसके साथ सेंसरी डिटेल्स होती हैं, भावनाओं का रंग होता है, उस पल का माहौल होता है, आवाजें, फीलिंग, कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ जुड़ा होता है।
लेकिन जब कोई इंसान झूठ बनाता है तो वो सिर्फ सिमेंटिक मेमोरी इस्तेमाल करता है, यानी फैक्ट्स और लैंग्वेज वाले हिस्से। उसके पास एक्सपीरियंस वाला लेयर नहीं होता, वो घटना उसने जी ही नहीं होती। यहीं पर एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, एक ऐसी एसिमेट्री जिसे पूरी तरह फेक करना लगभग नामुमकिन होता है। कहानी में फैक्ट्स हो सकते हैं, वर्ड्स सही हो सकते हैं, लेकिन इमोशंस में अक्सर गैप रह जाता है, और वही गैप सच और झूठ के बीच सबसे बड़ा गिव अवे बन जाता है। रिप्ले टेस्ट। झूठ बोलने वाले का सबसे बड़ा डर सच में एक अजीब सी कंसिस्टेंसी होती है। अगर तुम आज किसी इंसान से कोई ईमानदार सवाल पूछो और वही सवाल 2 हफ्ते बाद बिल्कुल कैजुअल माहौल में दोबारा पूछो, तो उसका जवाब लगभग वही रहेगा। इसलिए नहीं कि उसने जवाब याद कर लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनुभव असली है। वो याद किसी कहानी पर टिकी नहीं होती, वो असल घटनाओं पर टिकी होती है, जो एक खास तरीके से हुई थी, एक खास क्रम में, एक खास फीलिंग के साथ। लेकिन झूठ अलग होता है। झूठ को याद नहीं किया जाता, झूठ को संभाल कर रखा जाता है, उसे मैन्युअली मेंटेन करना पड़ता है। हर बार जब कोई इंसान झूठ को वापस लाता है तो वो उसे रिकॉल नहीं करता, वो उसे दोबारा कंस्ट्रक्ट करता है, और यहीं पर खेल बिगड़ता है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में वेरिएशन आना तय है। कोई डिटेल बदल जाती है, कोई टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, कोई इमोशन या तो ज्यादा हो जाता है या बिल्कुल गायब हो जाता है। यही वजह है कि एक झूठ जितनी बार रिप्ले होता है उतना ही अनस्टेबल होता जाता है, और यही इंस्टेबिलिटी झूठ बोलने वाले के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाती है। साइकोलॉजी रिसर्च से एक प्रैक्टिकल उदाहरण मान लो। कोई इंसान कहता है, पिछले गुरुवार मैं मॉल गया था और ग्रोसरीज खरीदी थी। अगर ये बात सच है तो वो बस एक अनुभव को याद कर रहा है। 1 हफ्ते बाद अगर तुम कैजुअली पूछो, वैसे पिछले गुरुवार तुम मॉल कितने बजे गए थे, तो उसका जवाब सीधे मेमोरी से आएगा, क्योंकि वो सच में वहां मौजूद था। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा था तो उस डिटेल को उसने खुद बनाया था। अब जब तुम फॉलो अप सवाल पूछते हो तो उसके दिमाग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। उसे याद करना पड़ता है कि उसने पहले क्या कहा था, फिर चेक करना पड़ता है कि नया जवाब पुराने से मैच कर रहा है या नहीं, फिर उसी पुराने जवाब के आसपास नया जवाब कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और साथ ही ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि पूरी कहानी इंटरनली कंसिस्टेंट रहे। ये सारी मेंटल मेहनत कॉग्निटिव लोड पैदा करती है, और यही लोड जवाब की क्वालिटी बदल देता है। जवाब थोड़ा धीमा हो जाता है, बीच बीच में हेजिंग आती है, इमोशन कम हो जाता है, प्रेजेंस कम महसूस होती है। सुनने में जवाब सही लगता है, लेकिन महसूस होता है कि कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा। यही फर्क है याद किए गए सच और संभाले गए झूठ के बीच। वो झूठ बोलने वाला शायद कहेगा, मेरा ख्याल है शायद 3 बजे के आसपास, या फिर 2:30। यहीं पर सब्टिल बदलाव आता है, इमोशनल टोन बदल जाता है, आवाज की क्वालिटी अलग लगने लगती है, कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी जिए हुए अनुभव से रिकॉल नहीं कर रहा, वो मेमोरी की रिकॉन्स्ट्रक्शन से जवाब निकाल रहा है, और रिकॉन्स्ट्रक्शन कभी भी नेचुरल नहीं होती। पॉइंट 3, पहली साइकोलॉजिकल तकनीक, साइलेंट प्रेशर मेथड टेक्निक। 1, खामोशी को हथियार बनाना। 3 से 4 सेकंड का पॉज। ये तकनीक दिखने में बहुत सिंपल लगती है, और यही वजह है कि ये इतनी खतरनाक तरीके से काम करती है। सेटअप, तुम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हो, कोई टेंशन नहीं, माहौल कंफर्टेबल है। तुम कैजुअली एक सवाल पूछते हो, ऐसा सवाल जो किसी सीरियस चीज से जुड़ा हुआ नहीं लगता, जैसे अरे वैसे गुरुवार रात तुम कहां थे? झूठ बोलने वाला तुरंत जवाब देता है, घर पर था। अब यहां ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, या तो चेहरे पर तुरंत शक दिखा देते हैं, फौरन अगला सवाल पूछ लेते हैं, या बॉडी लैंग्वेज से ये जता देते हैं कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तीनों चीजें झूठ बोलने वाले का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती हैं। वो प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है। सही तरीका, करेक्ट एग्जीक्यूशन। उसके जवाब देने के बाद तुम एक ऐसा काम करते हो जो तुम्हें खुद को बेहद अव्यक्त महसूस कराएगा। तुम चुप हो जाते हो, पूरे 3 से 4 सेकंड तक ना कुछ बोलते हो, ना कोई रिएक्शन देते हो, बस ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ मौजूद रहते हो। ये क्यों काम करता है? जो इंसान सच बोल रहा होता है उसके लिए ये खामोशी बस एक छोटा सा पल होती है। सच बोलने वाला साइलेंस में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ होता ही नहीं, उसका दिमाग भाग नहीं रहा होता, कहानी स्टेबल होती है, वो शांति में बैठ सकता है बिना किसी अंदरूनी बेचैनी के। लेकिन झूठ बोलने वाले के लिए ये खामोशी प्रेशर कुकर बन जाती है।
उसके दिमाग के अंदर आवाजें चिल्लाने लगती हैं, क्या ये मेरी बात मान गया? क्या इसे शक हो गया है? अब क्या बोलूं? कुछ और जोड़ना चाहिए? मेरा जवाब काफी था या नहीं? और यही इंटरनल केओस उसे खुद ही अगला कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। झूठ बोलने वाले की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है खामोशी को भरना। वो जानबूझकर इंफॉर्मेशन लीक करने का फैसला नहीं करता। असल में उसका दिमाग मजबूरी में काम कर रहा होता है, कॉन्वर्सेशन को नॉर्मल बनाने के लिए और उस टेंशन को कम करने के लिए जो वो अंदर महसूस कर रहा है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। जब किसी इंसान के अंदर ऐसा प्रेशर बन जाए जिसे वो टॉलरेट नहीं कर पाता, तो वो अक्सर बोलकर उस प्रेशर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए झूठ बोलने वाला अक्सर खुद ही दोबारा बोलना शुरू कर देता है। जैसे, मतलब ज्यादातर तो घर पर ही था, हाँ बीच में 20 मिनट के लिए बाहर गया था कुछ लेने, वैसे कुछ खास नहीं था, अभी अभी क्या हुआ? बिना तुमसे कोई सवाल पूछे उसने अपनी ओरिजिनल कहानी बदल दी। पहले जवाब था घर पर था, अब कहानी हो गई घर पर था लेकिन थोड़ा बाहर भी गया था। ये इंफॉर्मेशन तुमने मांगी नहीं, ये डिटेल तुमने प्रेशर डालकर निकाली। और यही इस टेक्निक की असली ताकत है। तुमने कुछ प्रूव नहीं किया, तुमने अक्यूज नहीं किया, तुमने बस खामोशी छोड़ी और उस खामोशी ने झूठ को खुद ही अपने पैरों पर फिसलने पर मजबूर कर दिया। झूठ बोलने वाले ने वो इंफॉर्मेशन खुद दे दी जो तुमने कभी मांगी ही नहीं थी। तुमने सिर्फ एक सवाल पूछा था, गुरुवार रात तुम कहां थे? जवाब आया, घर पर। लेकिन झूठ इतना फ्रेजाइल था कि अंदर का प्रेशर उसे फैलाने पर मजबूर कर गया। उसने खुद डिटेल्स जोड़ दी, खुद कॉन्टेक्स्ट देने लगा, वो बातें बताने लगा जो तुमने पूछी ही नहीं थी। और यही करते करते उसने अपनी कहानी का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जहां इनकंसिस्टेंसी पैदा होना अब और आसान हो गया। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, तुमने उससे कोई कबूलनामा नहीं निकलवाया, तुमने अग्रेसिव सवाल नहीं पूछे, तुमने कोई बाहरी दबाव नहीं डाला, तुमने सिर्फ एक काम किया, धैर्य के साथ ऑब्जर्व किया। तुमने इंटरनल प्रेशर अप्लाई किया बिना कुछ कहे, और वही प्रेशर झूठ बोलने वाले को मजबूर कर गया कि वो खुद ही अपनी कहानी में दरार डाल दे। काम तुमने नहीं किया, काम झूठ ने खुद किया। पॉइंट 2, लेयर्ड डिटेल्स टेक्निक, उन्हें खुद जाल बनाने देना। टेक्निक 2, स्ट्रेटेजिक टॉपिक शिफ्ट प्लस डिलेड री इंक्वायरी। ये टेक्निक झूठ बोलने वाले की अपनी मेमोरी आर्किटेक्चर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। ये कैसे काम करती है? वो कहता है, गुरुवार रात में घर पर था। तुम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोलते हो, अच्छा ठीक है, वैसे एक बात बता, कल वाला मैच देखा था? बस यहीं पर तुम पूरा टॉपिक बदल देते हो। ना शक, ना डाउट, ना प्रेशर। कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है, स्पोर्ट्स की बात, काम की बात, किसी तीसरे टॉपिक की बात। 5 मिनट, 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट भी। इस दौरान झूठ बोलने वाला मेंटली रिलैक्स कर जाता है। उसे लगता है बच गया, वो सवाल बस कैजुअल था, अब वो मोमेंट निकल चुका है। उसका गार्ड नीचे आ जाता है। और यही वो पल है जहां असली ट्रैप तैयार हो चुका होता है, बिना तुम्हारे कुछ किए। फिर बिल्कुल अनरिलेटेड कॉन्वर्सेशन के बीच में तुम कैजुअली बात घुमाकर बोल देते हो, अरे हाँ वैसे गुरुवार रात जब तुम घर पर थे एग्जैक्टली कितने बजे पहुंचे थे? यहाँ कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम कर रहा है? पहली बार जब उसने जवाब दिया था, झूठ उसके दिमाग में फ्रेश था, बनाई हुई टाइमलाइन उसकी वर्किंग मेमोरी में एक्टिव थी। लेकिन अब तुमने डिले इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसका दिमाग आगे बढ़ चुका है। झूठ अब एक्टिव मेमोरी में नहीं है, वो स्टोरेज में चला गया है। और जब वो उसे दोबारा निकालता है तो वो उसे रिकॉल नहीं करता, वो उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करता है। और यहीं पर वल्नरेबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरीज हमेशा मेंटेन्ड मेमोरीज से कम कंसिस्टेंट होती है। डिटेल हिलती है, टाइमिंग बदलती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, और हर बार जब वो झूठ को स्टोरेज से खींच कर लाता है, उसकी कहानी और ज्यादा फ्रेजाइल होती चली जाती है। तुम कुछ फोर्स नहीं कर रहे, तुम बस समय का इस्तेमाल कर रहे हो, और समय झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सच बोलने वाला इंसान बस ये याद करता है कि वो घर कब पहुंचा था, क्योंकि वो अनुभव उसने सच में जिया होता है। लेकिन झूठ बोलने वाले को नकली टाइमलाइन दोबारा बनानी पड़ती है। वो कुछ ऐसा कह सकता है, शायद 5 बजे के आसपास पहुंचा था, या फिर 5:30। अब यहां फर्क नोटिस करो, कॉन्फिडेंस गिर चुका है, बीच में हेज वर्ड्स आ गए हैं, शायद, लगता है, हो सकता है। ये मासूमियत के साइंस नहीं हैं, ये साइंस हैं कॉग्निटिव लोड के, जब दिमाग फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। एस्केलेशन, प्रेशर को बढ़ाना। अब तुम कुछ देर बाद एक और छोटी डिटेल कैजुअली पूछते हो, जैसे उस रात तुमने क्या खाया था, या तुमने क्या पहना हुआ था?
या क्या तुमने किसी को कॉल किया था? हर नया सवाल झूठ बोलने वाले के लिए एक नया कंस्ट्रक्शन टास्क बन जाता है। अब उसे नया डिटेल इन्वेंट करना पड़ता है, उस डिटेल को पहले बताई गई टाइमिंग से जोड़ना पड़ता है, यह इंश्योर करना पड़ता है कि नई बात पुरानी बातों से टकराए नहीं। यानी हर सवाल के साथ उसकी झूठी कहानी की आर्किटेक्चर और बड़ी होती जाती है, और आर्किटेक्चर जितनी बड़ी होती है उतनी ही अनस्टेबल होती जाती है। ये लेयरिंग कॉग्निटिव लोड को कंपाउंड कर देती है, दिमाग थकने लगता है, गलतियां बढ़ने लगती हैं, कॉन्फिडेंस और गिरता जाता है। तुम उसे फंसा नहीं रहे, तुम बस उसे अपना झूठ खुद बनाने दे रहे हो, और जितना बड़ा झूठ उतनी तेजी से वो अपने ही वजन से टूटता है। सच बोलने वाले का काम बहुत सिंपल होता है, उसे बस असली याद तक पहुंचना होता है और वहीं बता देना होता है। लेकिन झूठ बोलने वाले का काम बेहद कॉम्प्लेक्स होता है, उसे ये सब एक साथ करना पड़ता है। पहले दी गई डिटेल्स से अलाइनमेंट बनाए रखना, कहानी को बिलीवेबल बनाना, हर नए जवाब को पुराने जवाबों से मैच कराना, और ये सब करते हुए पकड़े जाने के डर को भी मैनेज करना। यही फर्क है सच और झूठ के मेंटल वर्कलोड में। अब दिखने वाली दरार, द ऑब्जर्वेबल क्रैक। जैसे जैसे डिटेल्स बढ़ती जाती हैं, झूठ बोलने वाले अक्सर ये करने लगते हैं, खुद से ही कॉन्ट्रडिक्ट करने लगते हैं। कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा डिटेल देने लगते हैं और कुछ में बेहद वेग हो जाते हैं। पहली बार बताई गई कहानी से हल्का सा अलग वर्जन देने लगते हैं, अचानक ऐसी इंफॉर्मेशन जोड़ देते हैं जो पहले कभी मेंशन ही नहीं की थी। ये सब रैंडम बिहेवियर्स नहीं है, ये साइंस हैं कि झूठ की मेंटल आर्किटेक्चर अब लोड संभाल नहीं पा रही। दिमाग दबाव में आ चुका होता है, स्ट्रक्चर हिलने लगता है और सच की तरह दिखने की कोशिश में झूठ खुद को एक्सपोज करने लगता है। तुम्हें सच ढूंढने के लिए उसे अटैक करने की जरूरत नहीं, बस पेशेंस रखो, डिटेल्स आने दो। झूठ अपने वजन से खुद ही टूट जाता है। पॉइंट 3, ईगो डिफेंस एक्टिवेशन, उन्हें अपनी इमेज के लिए लड़ने पर मजबूर करना टेक्निक। 3, डिसआर्मिंग वैलिडेशन, जो डिफेंस सिस्टम ट्रिगर कर दे। यहीं पर साइकोलॉजी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी चिंता एक ही चीज होती है, उसकी इमेज। उसे इस बात की फिक्र होती है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तुम उसे कैसे जज कर रहे हो, और यहीं पर तुम उसी चिंता को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। एग्जीक्यूशन। जब वो अपनी कहानी सुना चुका हो, तुम कुछ ऐसा जवाब देते हो जो सुनने में सपोर्टिव लगता है, जैसे हाँ यार, वैसे भी लोग एक दूसरे को सब कुछ थोड़ी बताते हैं, ये तो नॉर्मल ही है, हर कोई हर डिटेल शेयर नहीं करता। ऊपर से देखने पर लगता है कि तुम उसे छोड़ रहे हो, प्रेशर हटा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। असल में उसके दिमाग में क्या होता है, तुम्हारी ये कैजुअल वैलिडेशन उसके ईगो डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। उसका दिमाग इसे ऐसे सुनता है, क्या इसे लग रहा है कि मैं चीजें छुपाता हूं? क्या ये मुझे डिसेप्टिव समझ रहा है? क्या ये इनडायरेक्टली मुझे डिसऑनेस्ट बोल रहा है? और बस यहीं पर साइकोलॉजिस्ट्स जिसे कहते हैं ईगो प्रोटेक्शन मोड, वो ऑन हो जाता है। अब झूठ बोलने वाले को खुद को प्रूव करना होता है, उसे दिखाना होता है कि वो छुपाने वाला इंसान नहीं है, वो ऑनेस्ट है, वो ट्रांसपेरेंट है। यानी अब वो सच छुपाने के बजाय अपनी इमेज बचाने में लग जाता है, और जैसे ही इमेज दांव पर आती है, झूठ बोलने वाला अक्सर जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है, क्योंकि अब उसका गोल कहानी बचाना नहीं, खुद को बचाना होता है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि उसकी पहचान या उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ रहा है, भले ही बहुत सटली क्यों ना हो, तो वो अक्सर ओवर कॉम्पेंसेट करने लगता है। वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगता है, ज्यादा डिटेल में जाने लगता है, खुद को जेन्युइन साबित करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहीं पर झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। जितना ज्यादा वो सच साबित करने के लिए बोलता है, उतने ही ज्यादा मौके वो इनकंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए खुद बना लेता है। सच बोलने वाले को यह जरूरत महसूस ही नहीं होती, वो बस इतना सोचता है, जो हुआ मैंने बता दिया, अब सामने वाला क्या सोचे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ प्रूव नहीं करना होता। लेकिन झूठ बोलने वाला अब वो थ्रेटन्ड महसूस करता है, और थ्रेटन्ड झूठ बोलने वाले खामोश नहीं रहते, वो बोलने लगते हैं, और बोलना दरारें पैदा करता है। नतीजा, द आउटकम, तुमने क्या किया? तुमने एक सिंपल झूठ को एक इलैबोरेट कहानी में बदल दिया।
एक लाइन के जवाब को एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसे अब झूठ बोलने वाले को एक्टिवली संभालना भी है और डिफेंड भी करना है। और कहानी जितनी ज्यादा इलेबरेट होती जाती है, उतने ही ज्यादा पॉइंट्स पैदा होते हैं जहां वो खुद से टकरा सकता है। तुमने उसे एक्सपोज नहीं किया, तुमने उसे कॉर्नर नहीं किया, तुमने बस उसे बोलने दिया। और झूठ जब बोलता रहता है तो खुद ही अपना सच दिखा देता है। पॉइंट 4, आखिरी ट्रिक, कंट्रोल्ड प्रेशर। फिनाले टेक्निक 4, पेशेंट लिसनिंग प्लस कंफर्मेशन। समरी, अब तक झूठ बोलने वाला तुम्हें एक डिटेल्ड कहानी दे चुका होता है। उसने लेयर्स जोड़ दी हैं, खुद को साबित करने की कोशिश कर ली है। अब तुम्हारा काम है इस सब को एक ऐसे पल में बदलना जहां प्रेशर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। तुम उसकी पूरी कहानी बिना बीच में टोके सुनते हो, ना रोकते हो, ना सुधारते हो, ना सवाल पूछते हो, उसे पूरी तरह खत्म करने देते हो। फिर शांति से बोलते हो, अच्छा बस ये कंफर्म कर लूं कि मैं सही समझ रहा हूं। और फिर तुम उसकी कही हुई पूरी कहानी उसी के शब्दों में, उसी के डिटेल्स के साथ वापस उसे सुना देते हो। एक एक पॉइंट, एक एक टाइमिंग, एक एक एक्शन। ये क्यों इतना खतरनाक है? जब कोई झूठ बोलने वाला अपनी ही बनाई हुई कहानी किसी और के मुंह से सुनता है तो दिमाग के अंदर कुछ बदल जाता है। जो कहानी उसके दिमाग में कन्विंसिंग लग रही थी, बाहर से सुनने पर उतनी मजबूत नहीं लगती। इमोशन हट जाता है, कन्विक्शन कम हो जाती है और गैप्स साफ सुनाई देने लगते हैं। डिटेल्स जब एक सीक्वेंस में जुड़ती हैं तो कमजोर जगहें अपने आप उभर आती हैं और यहीं पर सबसे खतरनाक पल आता है। अगर उसने पहले कहा था कि वो 5 बजे घर पहुंचा और बाद में बताया कि उसने कोई ऐसा टीवी शो देखा जो 6 बजे आता है, अब तुमने कुछ नहीं पूछा, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन उसके कानों में खुद गूंज रहा होता है। उसने उसे सुना, उसने महसूस किया। इस पल में तुम अक्यूज नहीं करते, तुम कन्फ्रंट नहीं करते, तुम अटैक नहीं करते, तुम बस आईना दिखाते हो। और जब झूठ को आईने में खुद को देखना पड़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब कहानी उसके कंट्रोल में नहीं रही। यही है कंट्रोल्ड प्रेशर फिनाले। शांत, सटीक और साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा प्रभावशाली आखिरी दबाव, द फाइनल प्रेशर। और फिर यही सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। तुम बस इतना कहते हो, ठीक है, और फिर चुप हो जाते हो, बस एक शब्द। उसके बाद खामोशी, ना अग्रेसिव ना एक्यूजेटरी, बस ये कंफर्म करना कि तुमने जो सुना वो तुमने सही समझा है। सच बोलने वाले के लिए ये पल बहुत सिंपल होता है। वो आराम से कह देता है, हाँ बिल्कुल, कोई हिचक नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई अंदरूनी बेचैनी नहीं। लेकिन झूठ बोलने वाले के लिए यहीं पर साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब उसके सामने 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो उस कहानी को कंफर्म करे जो अभी अभी उसे खुद कम कन्विंसिंग लगी है जब तुमने उसे दोहराया, या फिर वो उसी पल कहानी बदलने की कोशिश करे। और रियल टाइम में कहानी बदलना पूरे ऑपरेशन को एक्सपोज कर देता है, क्योंकि अब साफ दिखता है कि वो एडजस्ट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, नैरेटिव मैनेज कर रहा है। यानी वो सच याद नहीं कर रहा, वो झूठ संभाल रहा है। गहरी समझ, ये सब क्यों काम करता है? यूनिफाइड प्रिंसिपल, यूनिफाइड प्रिंसिपल। इन चारों टेक्निक्स के पीछे एक ही कोर प्रिंसिपल काम करता है। सच स्टैटिक होता है, झूठ डायनेमिक होता है। सच को बस याद किया जाता है, झूठ को लगातार संभालना पड़ता है। सच साइलेंस से नहीं डरता, झूठ साइलेंस में टूटता है। सच समय के साथ स्टेबल रहता है, झूठ समय के साथ बदलता है। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, झूठ खुद को साबित करने की कोशिश करता है। तुमने कहीं भी फोर्स नहीं लगाया, एक्यूज नहीं किया, इंटेरोगेट नहीं किया। तुमने बस मानव दिमाग को उसकी नेचुरल लिमिट्स तक जाने दिया। और जब दिमाग झूठ को संभालते संभालते थक जाता है तो सच खुद ही सरफेस पर आ जाता है, शांत तरीके से, बिना लड़ाई, बिना शोर। यही असली साइकोलॉजिकल मास्टरी है। इन चारों टेक्निक्स के पीछे एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है। तुम सच को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल रहे, तुम झूठ को आराम से टिके रहने के काबिल ही नहीं छोड़ रहे। झूठ अग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशन से नहीं टूटता, उल्टा वो और मजबूत हो जाता है, डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है। झूठ बोलने वाला और रिजिड हो जाता है और ज्यादा गार्डेड और ज्यादा कॉशियस। लेकिन जब तुम इंटेलिजेंट प्रेशर लगाते हो, ऐसा प्रेशर जो झूठ बोलने को सच बोलने से ज्यादा मेंटली डिमांडिंग बना दे, तब झूठ बोलने वाले का अपना ही दिमाग उसके पतन का हथियार बन जाता है। न्यूरोसाइंस की हकीकत, द न्यूरोसाइंस रियलिटी।
मानव दिमाग कॉम्प्लेक्स झूठ संभालने के लिए बना ही नहीं है। दिमाग का असली डिजाइन यह है कि वो अनुभवों को एनकोड करे और जरूरत पड़ने पर उन्हें रिट्रीव करे। लेकिन जब तुम इस प्रोसेस को उल्टा चलाने की कोशिश करते हो, एक तरफ सच को दबाकर रखना, दूसरी तरफ झूठ बोलना, सामने वाले की रिएक्शन मॉनिटर करना और साथ ही अपनी डिसेप्शन को मैनेज करना, तो तुम एक ऐसे सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा लोड डाल रहे हो जो इस तरह के मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं था। यही वजह है कि झूठ थक जाता है, सच नहीं। और जब दिमाग थकता है तो वो वही करता है जिसके लिए वो बना था, सच को बाहर आने देता है, शांत तरीके से, धीरे धीरे। लेकिन रोकना नामुमकिन हो जाता है। दिमाग के पास लिमिटेड कॉग्निटिव रिसोर्सेज होते हैं। जब ये रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो कंट्रोल फिसलने लगता है और वहीं से सच बाहर आना शुरू करता है। सबसे जरूरी इंसाइट, द मोस्ट क्रिटिकल इंसाइट, जो बात ज्यादातर लोग पूरी तरह मिस कर देते हैं, वो ये है, सच को सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। सच स्टेबल होता है, सच अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन झूठ एक ऐसी इमारत की तरह होता है जिसकी नींव रेत पर रखी गई हो। दूर से देखने पर मजबूत लगता है, सब ठीक लगता है, लेकिन सही जगह पर सही प्रेशर डालो और पूरी स्ट्रक्चर हिलने लगती है। अगली बार जब तुम किसी के सामने बैठे हो और तुम्हें लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो ये याद रखना, तुम्हें कॉन्फ्रंटेशनल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंटेलिजेंट होना है। जहां सवाल एक्सपेक्टेड हो वहां चुप रहो, फॉलो अप, सवाल दिनों बाद पूछो, ऐसी वैलिडेशन दो जो उनके ईगो को डिफेंसिव बना दे और उन्हें उनकी अपनी कहानी वापस सुनने दो। क्योंकि आखिरी सच्चाई ये है, झूठ बोलने वाला पहले से ही दबाव में होता है, तुम बस उस दबाव को विजिबल बना देते हो। अगर तुम डिसेप्शन की साइकोलॉजी को वाकई समझ लो, मूवीज या हियरसे से नहीं बल्कि न्यूरो साइंस और बिहेवियरल रिसर्च से, तो तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। और अगर तुम मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और लोगों को उस लेवल पर पढ़ने की साइकोलॉजी में और गहराई तक जाना चाहते हो जहां ज्यादातर इंसान कभी पहुंचते ही नहीं, तो रिसर्च यहीं खत्म नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ झूठ पकड़ने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस असल में कैसे काम करता है। अब सवाल ये है, असली एक्सपर्ट लाई डिटेक्टर्स को बाकी सबसे अलग क्या बनाता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर इसने ट्रूथ और डिसेप्शन को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल दिया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली डीप डाइव मिस न हो साइकोलॉजी पर, जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। क्योंकि सच हमेशा बाहर आने की कोशिश करता है और अब तुम सीख चुके हो उसे बाहर आने देना।